नमस्कार, आप दोपहर का दंगल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त दोपहर के 1 बजे का है। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। विपक्ष के सामने मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की चुनौती है, लेकिन विपक्ष में एकजुटता है क्या? सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की यह हालत है कि वो 23 राज्यों की 354 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं हुआ है, जबकि यूपी में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं हो सका। सवाल है कि इस तरह बिखरा विपक्ष बीजेपी को किस हद तक चुनौती दे सकेगा? क्या विपक्ष का बिखराव बीजेपी के लिए वरदान है? इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। पंखुड़ी पाठक, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंखुड़ी आपका। नवीन कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही वंदना सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। पंखुड़ी पाठक, सबसे पहले आपसे ही, अगर 23 राज्यों में 354 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट है और मोदी को, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं? देखिए, आज भाजपा के विपक्ष में सिर्फ कुछ दल नहीं, भारत की बहुत बड़ी में है और हर कोई यही चाहता है कि सरकार बदले, प्रधानमंत्री बदले। और उसको लेकर हम लोगों का, विपक्षी दलों का सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हम जनता को बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दें, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और आप देखिए, विपक्ष का जहां तक बात है, विपक्ष का मुझे लगता है प्रभाव देखने को आज मिला जब योगी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा। जो सरकार जवाबदेही में विश्वास नहीं रखती, जिस सरकार के प्रधानमंत्री ने आज तक 5 साल के कार्यकाल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वहां पे मुख्यमंत्री को 2 साल का अपना हिसाब देना पड़ रहा है। ये विपक्ष का प्रभाव है, ये विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका प्रभाव है। और विपक्ष की जहां तक बात है, हम लोग अपनी विचारधारा पे एकजुट हैं, हम अपने मकसद में एकजुट हैं और इसका नतीजा आप लोग देख लेंगे जब चुनाव आएगा। और ये घबराहट भाजपा में आप देख सकते हैं। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया शुरुआत में पंखुड़ी पाठक, क्योंकि आज दोपहर का दंगल में पहली बार आप जुड़ी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट का वक्त शुरुआत में हम देते हैं अपने तमाम मेहमानों का, ताकि वो अपनी बात शुरुआती तौर पर रख सके। उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे, तो आप फिर से बोलिएगा। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं। नवीन कुमार जी, आप लोगों को फायदा हो जाएगा ऐसा लग रहा है? विद्यानाथ जी, पहली बात तो ये है कि 2 महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आपने मकड़ी का जाला देखा हुआ, देखने में बड़ा अच्छा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कितनी बढ़िया नक्काशी की हुई है, लेकिन उसमें कोई फंस जाए तो जीवित नहीं रहता। आज विपक्ष उसी प्रकार से मकड़ी के जाले की तरह जाला बुनने का काम कर रहा है, लेकिन उसमें सफल होने वाला है नहीं। दूसरी बात, अभी आप कहते हैं कि कांग्रेस को सपा और बसपा ने अभी नाव उसकी डुबो दी उत्तर प्रदेश में, और जिस मंच पे सारे के सारे विपक्षी दल इकट्ठे हुए थे वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी ने वहाँ पे उनकी नाव डुबो दी, और बिहार में भी नाव डूबने वाली है। कहने का मतलब ये कि जब जिस कांग्रेस की नाव डूब चुकी है, वो नाव पे जा रही है उस वैतरणी को पार करने के लिए जहां जनता उसके साथ नहीं है। आज देश की आवश्यकता है मजबूत सरकार की, आज देश की आवश्यकता है भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने की, आज देश की आवश्यकता है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की और लोगों के, आम लोगों के विकास की। मुझे ये बता दीजिए कि आज कांग्रेस से दूसरे लोगों को राष्ट्रवाद क्यों याद आने लगा? अभी तक तो ये कहते थे बेकार के मुद्दे, खुद प्रियंका जी कहा करते थे। इसलिए 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। नवीन जी, वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। वंदना सिंह, आप बताइए, क्या विपक्ष एकजुट है? देखिए, ये है राजनीति, और राजनीति में हर नेता की अपनी अलग कूटनीति होती है, हर पार्टी के अपने अलग अलग विचार और अपनी रणनीति होती है। इन सब में अगर आप देखें तो जितना विपक्ष है, सब में एक समन्वय है, सबकी विचारधाराएं एक हैं, सब एक ही गोल, एक ही मकसद को लेके चल रहे हैं। वो ये है कि जो सांप्रदायिक पार्टी है उसको हटाना है और सेकुलर लोगों को लाना है यहाँ पे। देश का भी, जैसे हमारे बोल रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि हम राष्ट्रवादी का ठेका इनका थोड़ी है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। तो इस तरह के जो माहौल फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी सेना को इसमें ला रहे हैं, इन सब हालातों को देखते हुए आज देश को बचाने की जरूरत है। उसके लिए विपक्ष एकजुट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
कि विपक्ष एकजुट है। और रहा सवाल कि कौन किस वहां से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, सब पार्टियों की अपनी राजनीति, उसमें भी एक सकारात्मक राजनीति वो भी नहीं। मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। वंदना जी, आप ये कह रही हैं, रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे बहस पर। कि कैसे जन आंदोलन बना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह क्यों शुरू करना पड़ा? याद करिए 14 में जब चुनाव हो रहा था तो देश की क्या स्थिति थी। दुनिया में भारत इकोनॉमी में नहीं फ्रजाइल 5 था, करप्शन के मामले में भी भारत की हालत बहुत ही खास्ता थी। इंडिया हैज सफर्ड ए सीरियस डेंट इन इट्स इमेज ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस, करप्शन फ्री पॉलिटी। उस समय जो हुआ था 2G, कोलगेट, उसके बाद सबमरीन और बाकी सब घोटाले आपको मालूम है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपने सामने अपने ऊपर कुछ पैमाने रखे और कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक बनूंगा और चौकीदार बनूंगा। I would become the first servant of India, people of India, and I'll also become a चौकीदार for the people of India. ये दो बातें बहुत समझने की जरूरत है। आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हर इंडेक्स में भारत की छवि आगे गई है, इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, आईटी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत आगे बढ़ा है। और मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं, हमने समय समय पर उसको सामने रखा है। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ had its impressions। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं, 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। आपको मालूम है, इट इज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो फिर मैं इसको रिपीट करूं, 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, इसके इंप्रेशंस थे 1680 करोड़। 1 करोड़ लोग ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकीदार हूं, और इसका वीडियो व्यूइंग भी 1 करोड़ लोगों ने किया ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार। और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 consecutive days। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज दैट मैं भी चौकीदार हूं हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। मैं भी चौकीदार हूं, ये एक जन आंदोलन बन गया है, और इसमें डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, सीएस, किसान, स्वच्छता कर्मचारी, युवा, महिलाएं सभी जुड़े हैं। और वो सब, उनका एसोसिएशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग को इससे परेशानी है। हमें लगा कि आप मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन आप भी चौकीदार बन जाते तो क्या फर्क पड़ता है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जन आंदोलन बन गया है, मैं भी चौकीदार हूं। मुहिम जो बीजेपी ने चलाई सोशल मीडिया पर, और वो उसके आंकड़े भी बता रहे हैं, आंकड़े दिखाकर ये कोशिश कर रहे हैं वो कि देखिए हमारे साथ देश के कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। पंकड़ी पाठक, एक तरफ बीजेपी अलग अलग मुहिम से लोगों को जोड़ रही है, दूसरी तरफ आप लोग एकजुट नहीं हो पा रही हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने जो एक चौकीदार चोर है का जो नारा दिया था और राफेल पे जो हम लोगों ने जिस तरह से सरकार को घेरा था और सच्चाई को सामने लाए थे, उस जाल में भाजपा फंस गई है। क्योंकि जो ये अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं और जनता के हर व्यक्ति को चौकीदार बनने को कह रहे हैं, उससे युवा क्या जवाब दे रहा है? युवा ये कह रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, साइंटिस्ट बनते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में आज ये हाल हो गया है कि लोगों को चौकीदार बनना पड़ रहा है। पहले मोदी जी कहते थे पकोड़े वाले बन जाओ, पकोड़ा बेचना भी एक व्यवसाय है, हम क्योंकि नौकरी नहीं दे सकते तो पकोड़ा आप बेच लीजिए, चटनी बेच लीजिए, चाय बेच लीजिए। अब कह रहे हैं चौकीदार बन जाओ। तो ये बात सही है, जब शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, जब अर्थव्यवस्था गिरेगी, जहां पे आपने नोटबंदी जैसे जो आपके गलत जो निर्णय है उसकी वजह से हम लोगों की देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया, इतने कारखाने बंद कर दिए, इतनी छोटी इंडस्ट्री बंद कर दी, तो लोगों के पास इन बातों का जवाब देंगे नवीन कुमार। लेकिन मध्य प्रदेश में आप लोग किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं और क्या क्या रोजगार आप लोग मध्य प्रदेश में देने की बात कर रही हैं, ये भी देश देख रहा है। नवीन कुमार बोलिए। मैं वही बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं यही बताना चाहता हूं। अच्छा हुआ आपने ये वाला सब्जेक्ट भी ले लिया विद्या जी, कि गाय को चराने को तो कांग्रेस कह रही है कि रोजगार दे दिया। मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री ने कहा जो गाय चराएगा उसको रोजगार माना जाएगा, और दूसरी जगह यहाँ आकर के भाषण दे रही कि आदमी अपने से स्किल से कुछ कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। दूसरी बात, मैं अपने परिवार का चौकीदार, आप तो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, हम जमीन पे दे रहे हैं। स्कूल में टीचर अपने बच्चों का चौकीदार है, लेकिन हो सकता है कि पंखुड़ी जी के, मैं बीच में बोला नहीं, पंखुड़ी जी सुन लीजिए ना, शालीनता से सुन लीजिए। आप तो पहले भी अच्छे से सुना करती जब समाजवादी पार्टी में थी, अब तो कांग्रेस में आ गई है, हो सकता है यहाँ चरित्र बदल जाए कांग्रेस के अनुसार, वो अलग बात होगी। मेरा कहना यह है कि आपके परिवार में कोई और हो सकता है आपके परिवार का चौकीदार, मेरे परिवार का चौकीदार मैं हूँ, मेरे पिता मेरे अपने परिवार के चौकीदार है, जिसमें हम सब हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह, सीमा पर खड़ा सैनिक भी चौकीदार है, अपनी सीमाओं का चौकीदार है। आपको देश के चौकीदारों को चोर कहने की आदत है तो कहिए। आप प्रधानमंत्री को गाली देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन ये सोच करके दीजिए कि जब आप गाली दे रहे हो, एक उंगली उनकी तरफ उठा रहे हो तो 4 उंगली आपकी तरफ जा रही है। मेरा कहना यह है कि देश के अंदर रोजगार की बात करने के लिए गाली देने का काम तो आप लोगों का आज रोजगार की बात करेंगे तो हम बताना चाहते हैं कितने रोजगार सर्जन हुए इस देश के अंदर, डेवलपमेंट के हमने कितने काम किए हैं। लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? संस्कार की बात कर रहे हैं ना। मुझे बताइए कि मुझे लगता है कि पंखुड़ी पाठक ने बहुत बड़ी नेता, बहुत चालाकी से गठबंधन के सवाल को रोजगार की तरफ मोड़ दिया और डिबेट को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश वो कर रही है। आपके पास मैं आता हूं पंखुड़ी, वही बताना चाहता हूं। नहीं आ रहा हूं नवीन कुमार, एक सेकंड रुक जाइए आप, अब एक सेकंड रुक जाइए। वंदना जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। वंदना जी, लेकिन मूल सवाल, यक्ष प्रश्न तो आप लोगों के लिए यही है ना कि आप समाजवादी पार्टी बीएसपी मिलकर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने पास फटकने नहीं देती हैं, बिहार में कांग्रेस किस तरीके से लड़ना चाहती है ये सब देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है, तो फिर विपक्ष है कहां एकजुट? और जो विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, वो है कहां? वो क्या हवा में है विपक्ष? वंदना जी, पहले तो मैं एक ये चौकीदार वाले विषय पे सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि जो चौकीदार है हमारे भारत के, उनको भारत की चौकीदारी, हमारे देश की चौकीदारी दी गई थी, ना कि वो विदेशों में ही घूमते रहें। कितने विदेश यात्रा की है हमारे मोदी जी ने, इसका आंकड़ा भी जरा दे दें ये लोग बैठ के यहाँ पे। दूसरी चीज़, चौकीदारी में हमारी सुरक्षा और हमारे उत्थान की बात होनी चाहिए, ना कि आप लोगों की। दूसरों के आंकड़े गिनाने से अच्छा ये लोग अपने आंकड़े मुद्दे पे आ जाइए। देखिए वक्त कम है। देखिए मुद्दे पे अगर आप आते हैं, विपक्ष एकजुट है जहां तक सवाल है देश का, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हम सबके विचार एक हैं और हमारी रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी जहां आप खड़े हैं। 7 सीट अगर कांग्रेस छोड़ रही है तो आप लोग कह रहे हैं भैया आप कंफ्यूजन मत फैलाइए। ऐसा है नहीं वंदना जी, आप लोगों ने, आपके अखिलेश यादव जी ने कल ही तो रिट्वीट किया ना बीएसपी प्रमुख के ट्वीट को, उन्होंने लिखा कि आप कंफ्यूजन फैला रही हैं। आप ये क्यों नहीं देखते हैं, इसमें भी सकारात्मक वो क्यों नहीं देखते रूप? जब तक कि चुनाव का दिन नहीं आ जाता है, जब तक चुनाव का दिन नहीं आ जाता है, सारी पार्टियां अपनी रणनीतियां बदलती हैं और अपने अलग अलग बयान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ पंखुड़ी अकेले अकेले लड़ेंगे और बाद में जरूरत पड़ेगी तो एक साथ खड़े हो जाएंगे। क्या क्या बात है? आपके चैनल पे स्पष्ट बोल रही है समाजवादी पार्टी,
समाजवादी आवाज नहीं आई, क्या कहा आपके समय में? देखिए, आपके चैनल पे कि हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हम तो बार बार बदलते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, क्यों तय नहीं करेंगे लोगों को? इसी प्रकार से जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे, जनता को परेशान करेंगे, भटकाएंगे। मैं जवाब दिया को तो आपने भटका दिया है, जनता को आप लॉलीपॉप दे देते हैं, हम राष्ट्रवाद हैं, हम अरे राष्ट्रवाद करके आपको क्या लगता है जनता का पेट भर जाएगा? नौजवानों को वो तो मालूम है आप घर में चूल्हे जलने चाहिए। जिस आपकी नेता ने कहा था मंच पे खड़े होकर कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है, आज उनको आपको मैनिफेस्टो में लाना पड़ेगा कांग्रेस को, ये लाना पड़ेगा कांग्रेस आपको। अब जिस कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ द्वंद्व खोले थे, तलवारें खोली थी, उसकी धूल चाटनी पड़ेगी। ये स्थिति है आपकी, क्या बात कर रहे हैं? आपको जनता को देना पड़ेगा। ठीक है पंखुड़ी जी, अब लास्ट में आखिरी कमेंट आपका। हम तो जनता को अभी योगी जी ने जवाब दिया, राष्ट्रवाद की बात क्योंकि नवीन जी लगातार बोले जा रहे हैं, मैं एक बात कहूंगी कि जब आप ये कहते हैं कि 2014 के बाद ही इस देश में राष्ट्रवाद आया है, तो आप पूरे देश का मजाक बनाते हैं, आप इस देश की जनता का मजाक बनाते हैं, उनके देश प्रेम का आप मजाक बनाते हैं। हमने तो नहीं कहा, ये आप कह रही है तो मैं मान लेता हूं, अगर आप आपने कहा तो मैं मान लेता हूं। मेरा कहना केवल ये है कि राष्ट्रवाद केवल कहने से नहीं करने से होता है। मुझे बताइए कि चाइना ने 34,000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया? आप लोग चाइना पहुंच जा रहे हैं, आप लोग चाइना पहुंच जा रहे हैं। आप चुपचाप। वंदना जी विदेशों का दौरे पर सवाल उठा रही है, विदेश में प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल ये है, यक्ष प्रश्न तो आज ये है विपक्ष के सामने कि क्या विपक्ष एकजुट है, और इससे क्या बीजेपी को विपक्ष जो जैसा कहता रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़के इन्हें हराने की कोशिश करेगा, क्या दिखाई दे रहा है? कम से कम इस डिबेट में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दो नेता हमारे साथ हैं, इन दोनों ने भी ऐसा नहीं दिखाया कि एक साथ हैं। चुनाव के बाद क्या हो जाएगा ये तो वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।